स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। भारत और यूएसए दोनों ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहे हैं और ये नेगोशिएशंस रोक दी गई। इसलिए रोक दी गई क्योंकि एक रेड लाइन थी जो यूएसए क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था इस ट्रेड डील में। बात ये चल रही है कि हमें 2030 तक 2030 तक $500 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड लेकर के जाना है। अब ये बायलैटरल ट्रेड इंडिया और यूएसए के लिए बहुत अच्छी खबर है। आप अभी कुछ दिन पहले समझ रहे होंगे कैसे यूएसए ट्रेड के लिए टैरिफ्स डिसाइड कर रहा था चाइना के साथ, वैसे ही इंडिया के साथ भी एक नेगोशिएशन चल रही है। इसमें हमें समझना है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है जहां पे हमने रेड लाइन ड्रॉ की। वो रेड लाइन ये है हमारा एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर। बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी एक्सचेंज है। यूएसए हमारा एक डिफेंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। हमारे आर्टेमिस अकॉर्ड में हमने साइन किया है यूएसए के साथ। स्पेस टेक्नोलॉजी शेयर हो रही है। बट व्हेन इट कम्स टू डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडिया इज वेरी मच प्रोटेक्टिव अबाउट इट। रीजंस क्या है हम उसको समझेंगे, डिकोड करेंगे और इस ट्रेड डील का इम्पैक्ट जो हमारी रीढ़ की हड्डी है रूरल इकोनॉमी, उस पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा, हमारे किसानों पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। 45% ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। वो किसान किस तरीके से सर्वाइव करेंगे और कॉम्पीट करेंगे विद द डेयरी इंडस्ट्री ऑफ यूएसए। प्लस डेयरी इंडस्ट्री में आपको बताऊं, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है और उसके बाद भी अगर यूएसए की मार्केट से डेयरी इंपोर्ट होगा इंडिया में, मिल्क और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होंगे इंडिया में, वो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो इसमें किसका नुकसान है? भारत का नुकसान है। लेकिन यूएसए ऐसा पुश क्यों कर रहा है इंडिया को, और इंडिया को इस तरीके से कह रहा है कि बस एक छोटी सी बात है, इंडिया इस बात पर अड़ गया है तो क्या हो रहा है कि एक ट्रेड डील का बैरियर बन गया है। इस बैरियर को अगर इंडिया भूल जाए तो इंडिया एक लार्जर पिक्चर देख सकता है हमारे साथ, जिसमें हम बहुत अच्छा नेगोशिएशन कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का, डिफेंस का, और इंडिया एक सुपर पावर बन जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड एंड डिकोड दिस। The trade deal at crossroads. USA wants to access Indian markets for dairy and agricultural products. Agricultural products जैसे कि हम फूड की क्रॉप्स, तो वो चाहता है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स भी ले आएं, जैसे कि कॉर्न हो गया, सोया हो गया, इस तरीके की क्रॉप्स वो कह रहा है। उसने फायदे भी बताए हमको। यूएसए ने कहा कि इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, यील्ड बहुत अच्छी है, तो आपकी फूड सिक्योरिटी होगी और पर एकरेज जो आपका कॉस्ट है लगाने का वो भी कम होगा, वाटर भी कम लगेगा, तो आपकी एग्रीकल्चर, आपके किसानों की तो और ज़्यादा इनकम बढ़ जाएगी। यूएसए ने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए। बट इंडिया में एक रेगुलेटरी बॉडी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी। बिना इसके अप्रूवल के हमने अभी तक कोई भी फूड क्रॉप को हमने कॉमर्शियल लाइसेंस नहीं दिया। धारा मस्टर्ड 11 था, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, उसके बाद रुका है वो, ठीक है। सो पॉइंट इज, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी, अभी तक हमने फूड एडिबल क्रॉप कोई भी इंडिया में अलाउ नहीं किया और इंपोर्ट करने के लिए भी नहीं कहा। बट फिर भी यूएसए वांट्स दिस काइंड ऑफ परमिशन, और उसके एवज में वो हमें क्या दे रहा है? टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स यूएसए, सिलिकॉन वैली, वो डिजाइनिंग में, पेटेंट में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज है उनके पास। डिफेंस एंड डिजिटल ट्रेड कोऑपरेशन। डिजिटल ट्रेड कोऑपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। और हमें ये समझना पड़ेगा, आरसीईपी डील, आज से काफी टाइम पहले आरसीईपी थी। आरसीईपी की डील हमने आसियान के साथ क्यों छोड़ दी थी? द ओनली रीजन वाज डेयरी सेक्टर। वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर डेयरी सेक्टर ओवर देयर। सो हमने आरसीईपी की डील छोड़ दी थी और हमने क्लियर कट यूएसए को कह दिया, हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, कि ये रेड लाइन वी कैन नॉट, इट्स अ नॉन नेगोशिएबल थिंग, हम इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। यूएसए ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे इंडिया में एक बहुत बड़ी मार्केट दिख रही है, रूरल मार्केट, और इस मार्केट में अगर वो अपने प्रोडक्ट्स लाके डंप करेगा एट चीपर प्राइस। एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि अभी क्यों नहीं कर पा रहा है? अभी इसलिए नहीं कर पा रहा है, वी विल सी देयर, कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगा रहा है, वेरी हाई टैरिफ्स ऑन द एग्रीकल्चरल और डेयरी प्रोडक्ट्स, इवन अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स, मीट बेस्ड प्रोडक्ट्स, जो भी बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली हो जाते हैं इंडिया में आते आते, इसलिए हमारे इंडिया में वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते उन प्रोडक्ट्स को। ये चाहते हैं कि हम उस टैरिफ को कम कर दें। अगर हम उस इंपोर्ट टैरिफ को कम कर देंगे जो यूएसए से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते दामों पर इंडिया में सेल होंगे। तो क्या सवाल ये है कि हम अपने इंडिया, जो हमारी बैकबोन है रूरल इकोनॉमी, सिर्फ अमेरिका से एक अच्छे कोऑपरेशन के लिए हम उसे खत्म कर दें?
सवाल ये है कि जो इट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि यहां पर इनकी इकोनॉमी पंप कर रही है पैसा एग्रीकल्चरल सब्सिडी के फॉर्म में, एग्रीकल्चरल सब्सिडी के फॉर्म में उनकी इकोनॉमी पंप कर रही है पैसा। यूएसए का टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ बहुत कम है अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, बट व्हाट हैपेंस, द फार्मर्स आर पेड टू प्रोड्यूस। $43 बिलियन, $43 बिलियन का एनुअल सब्सिडी मिलता है उनके फार्मर्स को इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, इन द फॉर्म ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हर तरीके से उनके फार्मर्स को सरकार एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए पैसे दे रही है। सब्सिडाइज्ड टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बना रही है। दे आर प्रोटेक्टेड इवन अगर वहाँ पे कोई कैलमिटीज आ जाती हैं, या तो आग लग जाती है या वहाँ पे टॉर्नेडोज आ जाते हैं, इन दैट केस वहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी है बहुत अच्छी। हमारे यहाँ पे किसानों के पास क्या है, सेल्फ फंडेड है किसान, सरकार थोड़ा बहुत इरिगेशन में हेल्प कर देती है, लेकिन हमारी मेजॉरिटी ऑफ एग्रीकल्चर रेन फेड है, मॉनसून डिपेंडेंट है। इंडियन एग्रीकल्चर पे मॉनसून अगर अच्छा आता है तो पैदावार अच्छी होती है, नहीं अच्छा आता है तो बड़ी दिक्कत में आ जाते हैं किसान। वैसे भी हमने फसल बीमा योजना ले आई, बट कितने सारे किसान उसका बेनिफिट ले पा रहे हैं, बहुत सारे तो अभी अवेयर भी नहीं है। सो आप ऐसे समझो कि कोई जो एथलीट है जिसने स्टेरॉइड्स खाए हुए हैं, उसने बहुत अच्छे शूज पहने हुए हैं, बहुत अच्छे से ट्रेंड है, उसके साथ अगर कोई इंसान जो नंगे पैर दौड़ेगा, इन दोनों में कंपटीशन कराएंगे तो कौन जीतेगा? तो हम ये कंपटीशन अनफेयर कंपटीशन है। अगर इनका एक्सपोर्ट इंडिया में आता है और हम कहें कि हमारे फार्मर्स भी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे सेल करें, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इंडिया, अब देखो इन सब के बाद भी इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। सवाल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यह है, WTO के प्लेटफॉर्म पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे इंडिया कई बार कहता है कि हम सब जब सबसे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हैं, क्यों है हम सबसे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर? क्योंकि इंडिया में लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन है, कैटल पॉपुलेशन भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। लेकिन इंडिया के जो एनिमल्स हैं, जो कैटल्स हैं, जो बोवाइन मिल्च एनिमल्स हैं, उनको कुछ डिजीजेस होते हैं, जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीज, लंपी स्किन काउ डिजीज, इसके लिए वैक्सीन्स भी बन रही हैं, ठीक है। तो WTO में एक क्लॉज है, WTO में क्लॉज है सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स के तहत उनका कहना यह है कि उस मिल्क में कुछ ऐसे बीमारियां हो सकती हैं जो हम एक्सपोर्ट करने पे दूसरे देश में चली जाएं, इसलिए हम इंपोर्ट नहीं करते हैं इंडिया से। आप समझना इस बात को। उन्होंने हमसे क्या कहा कि आपके जो कैटल्स हैं, दे मे बी सफरिंग फ्रॉम सर्टेन डिजीजेस, देयरफॉर वी डू नॉट इंपोर्ट, हम इंपोर्ट नहीं करते हैं इंडिया से, और इंडिया का मिल्क इंडिया में ही कंज्यूम हो रहा है। कोऑपरेटिव्स हैं हमारे वहाँ, विमेन लेड कोऑपरेटिव्स हैं। अभी कल आर्टिकल प्रिंट हुआ है इसमें, मिंट में आप पढ़ोगे, दिस मिल्क ऑफ यूएसए इज कॉल्ड एज, टर्म्ड एज, अमेरिकन डेली करके न्यूज़पेपर है, उसमें लिखा है इज कॉल्ड नॉन-वेज मिल्क। आप समझना, इस बात को समझना है। द डिबेट, व्हाट इज द डिबेट ओवर देयर, हमारी डील क्यों अटक गई है, क्यों रुक गई है? अमेरिकन मिल्क इज कॉल्ड एज नॉन-वेज मिल्क। एक कल्चरल रीजन भी है इसके पीछे। क्यों है? क्योंकि वहां पे जो काउज हैं उनको देयर फीड इज ऑफ द फिश फीड, चिकन फीड एंड पिग्स, उनको इस तरीके की चीजें भी खिलाई जाती हैं। उनको ब्लड भी दिया जाता है, ब्लड खिलाया जाता है, उनको मीट खिलाया जाता है, सो दैट उनका प्रोटीन कंटेंट बढ़ सके। These kind of things happen in the USA। और इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, they are religiously very sensitive, culturally very sensitive। तो हम नहीं चाहते कि हम इस तरीके के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करें इंडिया में, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। प्लस अगर मैं इकोनॉमिक एंगल से देखूं तो ये प्रोडक्ट सीधा डंप होने वाले हैं इंडिया में, और पूरी रूरल इकोनॉमी, इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क उत्तर प्रदेश, गुजरात का मॉडल आपने सुना होगा, अमूल कोऑपरेटिव्स had been doing wonders, but प्रॉब्लम कहाँ होगी? हमारे किसानों को होगी। और किसानों को क्यों होगी प्रॉब्लम? एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक मुद्दा यह है कि हमारा मिल्क एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरा मुद्दा यह है कि उनका मिल्क कॉम्पिटिटिव प्राइस होने की वजह से, हाईली सब्सिडाइज्ड होने की वजह से इंडियन मार्केट में आ जाएगा। तीसरा मुद्दा यह है कल्चरल रीजंस की वजह से मिल्क प्रोडक्ट्स इंडिया में कंज्यूम नहीं होने चाहिए। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। इंडिया में सरकार इतनी स्कीम्स चलाती है टू सपोर्ट द एग्रीकल्चर, उसमें से हमें समझना होगा एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। जब हमारी फसल की पैदावार अच्छी नहीं होती है तो एनिमल हस्बेंड्री,
जो चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे वो डेयरी इंडस्ट्री हो, डेयरी इंडस्ट्री क्या करती है, उसको एक इंश्योरेंस की तरह काम करती है। तो किसान से क्या हम उसका इंश्योरेंस भी छीन लें? अगर हम डेयरी इंडस्ट्री में बाहर से मिल्क ले आएंगे तो एक किसान जो है, उसकी पैदावार अगर अच्छे से नहीं हुई तो उसके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, उसके जो बेसिक खर्चे हैं, वो कहाँ से निकालता है? वो अपना निकालता है यहाँ से, अपनी डेयरी इंडस्ट्री से, पोल्ट्री इंडस्ट्री से। India is world's second largest egg producer also, fifth largest meat producer, but first dairy industry, first milk producer. So point is, उसका जो इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस हमें नहीं छीनना है किसान से। एग्रीकल्चर में हमें अपनी यील्ड बढ़ानी है, बट दिस इंश्योरेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मर। और ये हमारी गवर्नमेंट वहां पर जाकर के आर्ग्यू कर रही है, जिसकी वजह से ये डील अभी रुकी हुई है, अभी फाइनलाइजेशन स्टेज में पहुंचना बाकी है। सो मार्केट विल बी फ्लडेड एंड प्राइस क्रैश होगा हमारा। इसका आउटकम क्या आएगा कि हमारा प्राइस बहुत तेजी से क्रैश होगा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक अंदाजा लगाया है कि क्या हो सकता है, एक अनुमान लगाया है। तो उन्होंने अनुमान ये लगाया है लगभग 1 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़ का लॉस होगा एनुअली, प्रोजेक्टेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप जानते हो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक और इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है। उसने अंदाजा लगाया 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा। अभी हम देखेंगे इसका इंपैक्ट क्या क्या हो सकता है। डेयरी इज नॉट जस्ट अ बिजनेस हियर, इट्स अ सोशल इक्वलाइजर। डेयरी इंडस्ट्री का इंपैक्ट हम समझते हैं, हर एक तो कोऑपरेटिव्स हो गए, कोऑपरेटिव सेक्टर में डेयरी ने बहुत अच्छा किया, विमेन लेड डेयरी। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से हमने क्या देखा है कि जो रूरल एरियाज है वहां पर मेल काउंटर पार्ट्स आर मोर एंगेज्ड इनटू एग्रीकल्चर, वो खेती करते हैं, एंड विमेन जो है दे आर इन्वॉल्व इनटू डेयरी इंडस्ट्री, और जिससे एक्सपेंसेस मीट आउट किए जाते हैं। जेंडर इक्वालिटी, एक वे ऑफ लाइफ, एक सोशल लाइफ प्रमोट कर रहा है डेयरी सेक्टर इन इंडिया में। सो इससे इंडिया में इनइक्वालिटी पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। डेयरी सेक्टर अपने आप में 2.5 to 3% ग्रॉस वैल्यू एडिशन देता है, GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन इन द GDP। 7.9 to 9 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन है। 7.9 to 9 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन ये खत्म हो जाएगा हमारा। ये 80 मिलियन पीपल को जॉब दे रहा है, वो जॉब्स कहां जाएंगी? दैट इज द बिग प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम किसी एक स्टेट की नहीं होगी। ऑल्दो उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, आप लोग भी किसी न किसी गांव से बिलोंग करते होगे, जरा लिंक करके देखना इस प्रॉब्लम को, कितना डीपर रिपरक्यूशंस हो सकते हैं। अक्रॉस द स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, lakhs of women run cooperative dairies. They will come to the problem of it. Tariffs are not protectionist, they are protective. ये समझना है हमें प्रोटेक्ट करके रखी है अपनी मार्केट को। दे आर नॉट प्रोटेक्शनिस्ट। अभी यहां पर एक आर्ग्यूमेंट यूएसए ने दिया। यूएसए ने कहा कि साहब हमारा जो टैरिफ है आप हमको देखो, हमने अपने एग्रीकल्चर का टैरिफ कितना कम किया हुआ है, आप चाहो तो आप भी अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हमको एक्सपोर्ट कर दो, हम भी ले लेंगे। आप यहां पे देखिए WTO टैरिफ पॉलिसीज में यूएसए का टैरिफ रेट बहुत कम है, वेयर एज आप देखोगे इंडिया का टैरिफ रेट बहुत ज्यादा है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत ज्यादा है। तो यूएसए इसको बार बार इंटरनेशनल स्टेज में WTO में क्रिटिसाइज कर रहा है। क्या है रीजन, ऐसा क्यों कर पा रहा है यूएसए? क्योंकि यूएसए ने टैरिफ, आप समझो टैरिफ किस पे लगता है, जब भी कोई चीज इंपोर्ट होती है। यूएसए ने अपने प्रोडक्ट्स का, अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का कॉस्ट इतना कम इसलिए किया है क्योंकि उसने सब्सिडी बहुत ज्यादा दे दी है, $43 बिलियन की एनुअल सब्सिडी, जो कि इंडिया नहीं दे पा रहा है। हम भी सब्सिडी देते हैं, यूरिया सब्सिडी देते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजर सब्सिडी के नाम से जानते हैं, ठीक है, बट टू दैट एक्सटेंट हम नहीं दे पा रहे हैं। सो इंडिया ने कई जगह पर अलग अलग टैरिफ्स लगाए हैं। अब देखेंगे 37.7% एवरेज टैरिफ ऑन एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स है इंडिया में। एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स पे एवरेज टैरिफ सारी चीजों को मिला लिया जाए तो, और नॉट जस्ट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। आप देखोगे प्रोसेस्ड फूड पर 29.7% टैरिफ है, मीट एंड लाइव एनिमल्स पे 28.4% का टैरिफ है, 124% ऑन अल्कोहलिक बेवरेजेस। पर्टिकुलरली अगर मैं डेयरी इंडस्ट्री की बात करूं तो बिल्कुल एग्रीकल्चरल इंपोर्ट से मैचिंग आपको दिखेगा, 39.8% ऑन डेयरी इंडस्ट्री। सो टैरिफ रेट्स कम कर देना या फिर सब्सिडी दे देना, यूएसए ने सब्सिडी दे करके अपना टैरिफ कम कर लिया, ये चीज हमें समझनी है। हिडन डेंजर क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है वो अगर इंडिया में आ जाती हैं
तो उसकी वजह से हमारा पहला तो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हमारी क्रॉप डाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हम इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हैं। हमने मॉन्सैटो का केस देखा था, जो जब वो आई थी तो उसने जो सीड्स दिए थे हमारे फार्मर्स को वो दोबारा यूज नहीं हो पा रहे थे। हमने पेप्सिको का केस देखा था FL21 के टाइम पर, तो वो भी केस WTO में गया। सो सीड ट्रीटी के तहत हमारे इंडिया में हम बहुत अलग तरीके के राइट्स रिकॉग्नाइज करते हैं, न्यू सीड्स एज वेल एज ट्रेडिशनल वैरायटी सीड्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उसको कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट करेगा। प्रोसेस्ड मीट, US also wants India to accept genetically modified crops. We are a no to that. Processed meat, animal feed with additive banned in India. Animal feed यानी जैसे कि animal feed का मतलब हुआ जो पोल्ट्री में आप एनिमल फीड यूज करते हो, उस तरीके के प्रोडक्ट्स भी वो प्रिजर्वेटिव्स के साथ इंडिया में देना चाहते हैं, जो कि इंडिया ने क्लियर कट कहा है कि भाई दिस इज नॉट अलाउड हियर इन इंडिया फॉर दैट मैटर। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंडिया में एक्सेप्टेंस प्लस इंडिया की नॉट जस्ट क्रॉप्स डाइवर्सिटी बट हमारी जो पॉपुलेशन डाइवर्सिटी है वो भी डिफरेंट है, फ्रॉम द ट्राइबल्स टू द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स टू द नॉर्थ टू द साउथ टू द नॉर्थ ईस्ट। सो हमें उसके फील्ड ट्रायल्स किए बिना हम उसको इंडिया में नहीं अप्लाई कर सकते हैं, और US उसकी डायरेक्ट एंट्री चाहता है इंडियन मार्केट में। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कल्चरल एंड रिलीजियस इश्यूज भी हो सकते हैं। When even developed countries are cautious, हमें ये समझना है इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है। इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से अपने इंडस्ट्री को, मैंने कहा, प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्शनिस्ट नहीं है। जापान प्रोटेक्ट्स राइस फ्रॉम फॉरेन इंपोर्ट्स। जापान में फिश बहुत ज्यादा खाई जाती है, वहां पे राइस वो चाहते हैं उनकी इंडस्ट्री प्रोटेक्टेड रहे। आइलैंड नेशन है वो, सो वो भी प्रोटेक्ट करते हैं। हाउ दे प्रोटेक्ट? बाई टैरिफ्स। साउथ कोरिया बैन्स US बीफ फ्रीक्वेंटली ओवर हेल्थ इश्यूज। अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इंडिया में पॉपुलेशन डाइवर्सिटी है, ठीक है, सबके जेनेटिक डाइवर्सिटी अलग अलग है, तो इंडिया में वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आएगी या फिर वो मिल्क आएगा, उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है हेल्थ इश्यूज का। सो द बैटल इज ऑन, वी आर स्टिल सेइंग नो टू दिस कि आप एग्रो इंडस्ट्रीज में मत आओ, उसके साथ आपको स्ट्रेटेजिक डील करनी है, तो वी आर ओके फॉर इट। इवन द यूरोपियन यूनियन हैज स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। सो इंडिया भी अपना क्लैरिटी के साथ कह रहा है कि भाई हमें भी नेक्स्ट बिग मार्केट बनना इतना जरूरी नहीं है कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यहां पे डंप करवाएं यूएसए से। Among G20 countries, only South Korea and Turkey have higher tariffs on agriculture than India. So इंडिया से ज्यादा बस साउथ कोरिया और तुर्की का है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट टैरिफ लगाया हुआ है हमने, और यूएसए एक पोटेंशियल मार्केट देख रहा है। यहां पर एक समझने वाली बात मैं आपको जियोपॉलिटिकल एंगल में बताऊं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना वांट्स टू एंटर इंडिया, एंड इकोनॉमिक रूट के तहत यूएसए वांट्स टू एंटर इंडिया। पॉइंट इज, इंडिया को दोनों एक मार्केट की तरह देख रहे हैं। अभी इंडिया अपने ग्रोथ पोटेंशियल को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, पोटेंशियल इज ऑफ डबल डिजिट ग्रोथ। तो इस डबल डिजिट ग्रोथ के पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को हमें एम्प्लॉयमेंट, और उस पॉपुलेशन की जो बैकबोन है, पर्टिकुलरली द रूरल इकोनॉमी जहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है, उसको हम किस तरीके से बेटर स्किल दे सके और एम्प्लॉयमेंट दे सके, ना कि हम उसे एक डंपयार्ड बना सके एक्सटर्नल प्रोड्यूसर्स का इन द फॉर्म ऑफ अ मार्केट। गेटिंग दिस पॉइंट? एसबीआई ने कहा कि 1.3 लाख करोड़ का एक्चुअल लॉस होगा। इसका मतलब क्या हुआ? 1.3 लाख करोड़ का मतलब हुआ कि इंडिया के पूरा मनरेगा का बजट जो है उससे भी ज्यादा हो गया ये 1.3 लाख करोड़। मनरेगा स्कीम जो 100 डेज के इंटाइटलमेंट बेस्ड जॉब देती है हमारे रूरल इंडिया में, इट इज 4 times द गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन फार्मर के इंश्योरेंस पे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे जितना स्पेंड करते उसके 4 गुना है। ये जो है, अगर पैसा हम 1 लाख करोड़ का यूज कर सकें तो हम स्कूल के बच्चों को फ्री खाना खिला सकते हैं 7 करोड़ चिल्ड्रन को 5 साल तक। दिस इज द ह्यूज अमाउंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो इसके साथ साथ हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि इस ट्रेड डील के नेगोशिएशन में इंडिया को अपने रूरल सेक्टर को, अपने इकोनॉमिक सेक्टर को, प्लस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद यूएसए इंक्लूडिंग द बायलैटरल ट्रेड को संभाल करके साइन करना चाहिए। व्हाट आर योर रिव्यूज? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले इंडिया को अभी क्या करने की ज़रूरत है?
इंडिया को बहुत बेसिक फंडामेंटल की जरूरत है, होल्ड फर्म ऑन एग्रीकल्चर एंड डेयरी। हमें यहाँ पे बज करने की जरूरत नहीं है। यूएसए हमारे साथ एक प्लॉट, एक प्रेमाइस, एक गेमिफाइड तरीके से बात कर रहा है। यूएसए इज सेइंग बहुत क्लियरली, एज इफ आप समझो ना कि आप राउटर लेकर के आ रहे हो वाईफाई के लिए और उसमें स्पाईवेयर अगर पहले से लगाओ। हमारी ये डील अगर हो जाती है तो इंडिया का फायदा से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। सो हमें क्लियरली होल्ड, अपने स्टैंड पे फर्म रहना है कि एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर में नहीं जाना है, हमको डील को नहीं लेके जाना है। Continue high tariffs to protect small producers in India. It is very important for us. Negotiate from a position of strength in technology, defense and digital trade. हमें क्लैरिटी इंश्योर करनी है कि डिफेंस सेक्टर, आप देखोगे चाहे वो INS तमाल हम कह रहे हैं लास्ट शिप था, चाहे हम 5th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप करने की बात कर रहे हैं, स्लोली वी आर डेवलपिंग। इसरो, आप कह सकते हो इसरो ने डेवलप करके दिखाया। आज डिफेंस सेक्टर में शुरुआत हो रही है इस चीज की, वक्त लगेगा, बट यस इंडिया विल डेवलप देयर। रिजेक्ट GM फूड अनलेस फुल्ली टेस्टेड एंड ट्रांसपेरेंट ओवर देयर। तो इसकी पूरी रिपोर्ट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी जब तक इसके लिए सर्टिफिकेशन नहीं दे देती है, प्लस विथ कॉन्करेंस विद द स्टेट गवर्नमेंट का भी अप्रूवल चाहिए हमें, तब हम उस GM फूड को इंडिया में सेल कर सकते हैं। एम्पावर डोमेस्टिक कोऑपरेटिव्स टू स्केल अप एंड compete ग्लोबली। तो इसीलिए आप देखोगे कि हमारे जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, उसकी जो लैब्स हैं उसमें बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि हम किस तरीके से अपने कैटल्स को डिजीज फ्री बनाएं ताकि हम अपने मिल्क प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट कर सके, ना कि दूसरे देश से मिल्क को, डेयरी को इंपोर्ट कर सके। ये एक मेजर चीज है हमें, तो इंडिया को ये सारी चीजें करनी चाहिए। व्हाट एल्स कैन बी डन, डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। एक क्वेश्चन है आपके लिए, दिस इज द क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज कर लो और मुझे आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द आंसर यू थिंक इज द राइट? जिसका भी आंसर करेक्ट होगा, आई वुड लाइक एंड कमेंट ऑन योर आंसर। सो एडमिशंस क्लोजिंग ऑन 28 जुलाई 2025। जो हमारे P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू के बैच हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जो भी एस्पिरेंट्स, 2026 का बैच या 27-28 का आप ज्वाइन करना चाहते हो, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों माध्यम में पढ़ाया जाता है वहाँ पे। आपको ये हमारा स्टार्टिंग प्राइस है गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, ठीक है, डिफरेंट कोर्सेज हैं। और आपको कोई भी तैयारी से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो 7303212303 पे। ओके, यू कैन यूज द कोड ART Live फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू, लेट्स मीट सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।